अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा घड़ी में घड़ी की सियासत उरूज पर है। घड़ी पाकिस्तान में किसने कितने में बेची, किसने कितने में ख़रीदी और फिर वह दुबई में कहाँ पहुँची, ये बयानात जारी किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पर हो रही है और लम्हे लम्हे की अपडेट पर सबकी नज़रें हैं। सियासी मुफाहमत को तो जैसे एक डेडलॉक लग चुका है और इस हवाले से कोई ख़बर नहीं। अगर कोई ख़बर है तो इसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है और वो है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। आसिफ अली जरदारी ने तमाम 3 स्टार जनरल्स को कहा है कि तमाम 3 स्टार जनरल्स इक्वल हैं। आर्मी चीफ की तकर्री सरासर वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ऐसे में सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की भी इस हवाले से मीटिंग हुई है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बयान जारी किया है कि आर्मी चीफ के नाम की जो भी उनके पास समरी आएगी उसे कानून के मुताबिक आगे ऐसे ही चलाया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी रिफ्ट में खदशात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सदर को भी ये सब कुछ क्लियर करना पड़ रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी कहा है कि आर्मी चीफ की समरी पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत में इमरान खान की मर्जी भी शामिल है। इससे पहले इमरान खान खुद को आर्मी चीफ की तकर्री से मुकम्मल तौर पर यह कहकर अलग कर चुके हैं कि अब उनका आर्मी चीफ की तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनके बयानिए में अमेरिका के लिए भी हमने एक बड़ी तब्दीली देखी। इमरान खान अब जिस मौके पर कायम है वो ये है कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री के बाद उनसे फेवर्स लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इसीलिए तैनात करना चाहते हैं। आज लॉन्ग मार्च से खिताब में क्या कहा इमरान खान ने, ज़रा देखिए। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाया जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ किसको बनना चाहिए? ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो ताकि वो इलेक्शन ना लड़े, उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। वजीराबाद के कातिलाना हमले में जख्मी इमरान खान लॉन्ग मार्च में दोबारा शामिल होने का ऐलान वो कल करने जा रहे हैं। कि कब लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा इसकी डेट वो कल अनाउंस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल डॉक्टर से मीटिंग के बाद वो हतमी डेट देंगे, ऐलान करेंगे कि कब पिंडी में लॉन्ग मार्च को वो ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, लॉन्ग मार्च का अवलीन मुतालबा अर्ली और फिल फॉर इलेक्शन की तारीख लेना है और इस पर हुकूमत के साथ साथ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कई बार मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ऐसे डेडलॉक में इस्टेब्लिशमेंट के नए सेटअप से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई है कि इस डेडलॉक का ब्रेक थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है और लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है। वैसे अगर लॉन्ग मार्च के बयानिए में से अमरीकी साजिश को निकाल दिया जाए तो ज़ाहिर है पीछे तो कुछ नहीं बचता। ऐसे में लोकल हैंडलर्स को भी क्लीन चिट मिल जाए तो बयानिए के पल्ले तो कुछ नहीं बचता। और ये एक हकीकत है कि अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद पर एक हमें ब्रेक लगी हुई नज़र आती है। इसी में बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो एक घड़ी के गिर्द घूम रही है। तोशाखाना से जो घड़ी ली, घड़ी कितने में बेची, अरबों रुपए उसकी कीमत थी। आपको क्या लगता है कि उधर से आप लोगों का फोकस हमें लगता है नए आर्मी चीफ की तैनाती पर, मौजूदा हुकूमत का फोकस लगता है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से ना हम किसी ना किसी केस में फंसाएं। अब वो घड़ी का ही मामला लग रहा है, लेकिन हमने देखा कि 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब इस चीज़ से भी पीछे हट गए कि आर्मी चीफ की तैनाती से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज फिर वो इन्होंने एक बात कर दी कि नवाज शरीफ एक ऐसे आर्मी चीफ को लेकर आएंगे जो नवाज शरीफ की बात माने और सबसे पहले नवाज शरीफ ये कहेगा कि इमरान खान को निकालो, किसी तरीके से उसको फारिग करो। तो ये आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़े बनाने वाली बात नहीं है कि अभी तैनाती तकर्री हुई नहीं है, उससे पहले आप ये अज्यूम कर लें और एक बहुत बड़ा आप किसी पर चार्ज लगा दें कि वो मेरिट के मुताबिक नहीं चलेगा और बात मानेगा तो सिर्फ नवाज शरीफ की मानेगा। ये क्यों इस मामले को इतना मतनाज़े बना रहे हैं आप लोग? नहीं, एक तो ये कि हमारा तो इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर स्टांस है और इसमें ये जो हमारा मौक़िफ़ है इसकी आर्मी चीफ के हवाले से कि ये इसमें हमें कोई किसी के ऊपर न कोई इतराज़ है न कोई हमारा फेवरेट है। जो सीनियर तरीन आदमी हो सकता है, मेरिट के ऊपर हो सकता है, तो वो मतलब हमें इसके ऊपर हमारे इसमें कोई कंसर्न नहीं है। जो भी जनरल आता है, लेकिन आप लोग ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ के मुताबिक चलेंगे या नवाज शरीफ उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे? ये तासुर देकर आप इस अहम ओहदे को, इस एक अहम सीट को क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हम लोग बना रहे हैं? नहीं, असल में ये हमारा इसके ऊपर तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है
कि नवाज शरीफ हमेशा जो है ना कोशिश कर रहा है कि अपना जज भी वो अपना चाहता है, अपने का चेयरमैन को भी अपना, और पुलिस का आईजी भी वो अपना चाहता है। वो चाहता हो कि उसको इससे काम नहीं है कि जो मेरिट पे पूरा होता हो। जो नवाज शरीफ का जो एक हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि वो हर एक पोजीशन जो है ना अपने खास आदमी को चाहता है। तो ये तो हम पर जो है ना कैटेगरी के लिए हमारे उसके ऊपर एक वो है चांस है जो हम समझते हैं कि वो इसका रवैया यही है, इसका किरदार यही है। लेकिन इसकी स्पेसिफिक जो आर्मी चीफ के हवाले से हम बिल्कुल क्लियर है कि हमें इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। जो भी आर्मी चीफ आए, जिसने भी आना है, हमें इसके ऊपर जो है कोई मसला नहीं है। वो बाकी मेरिट के ऊपर हो और जो सीनियरिटी उसको देखा जाए। बाकी हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है। शक्कूक शुबहात को खत्म करे ना कि वो कोई भी आ जाएगा, वो इमरान खान के खिलाफ होगा, नवाज शरीफ के साथ होगा, नवाज शरीफ को उसके साथ मिलकर इमरान खान को फारिग कर देगा। फिर ये जो आप लोगों के कंसर्न है, इसको एक डर कह लें, इसको एक खौफ कह लें, फिर इसको अपने अंदर से आप लोगों को निकालना होगा। असल में हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का तो हमेशा ये ख्याल रहा है। आप देखें उसने जो इस्लामाबाद में आईजी रखा है, उसके खुद क्या रिकॉर्ड है, जो उसको आपको पता है कि उसके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ केसेस उसके खिलाफ बनी हुई हैं। तो वो इसके सिर्फ उसकी यही ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसकी नीयत की बात कर रहे हैं कि इनका हमेशा जो है ना इस किस्म का किरदार रहा है। और एक आज तो आर्मी चीफ को आईजी पंजाब के साथ मिला लिया कि आर्मी चीफ को आईजी पंजाब की तरह चलाना चाहते हैं। बड़ा फर्क है। मैं तो यही सोचते हैं ना, मैं आपको बताऊं ना कि एक आदमी जो कन्विक्टेड है, जो कि मफरूर है इस वक्त, मतलब जो पूरे इसको धोखा दिया हुआ है पूरे सिस्टम को, और एक जो उसकी कमिटमेंट, उसके भाई जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उसने लिख के दिया है, कमिट किया है कि वो जो है ना इलाज करके वापस आएगा, अभी नहीं आ रहा। मतलब वो उसका एक सियासत का एक और तरीका है, एक और सोच है। हम तो हमेशा बिलीव करते हैं मेरिट के ऊपर, और हमारा ख्याल है कि जो भी आए, जिस भी पोजीशन पे हो, वो बस जो सर्टेन क्राइटेरिया पूरा करते हो, मेरिट के ऊपर हो। हमें किसी इंडिविजुअल से ताल्लुक नहीं है कि इसकी लाइक्स एंड डिसलाइक कोई नहीं है। तो अब मेरिट का पैमाना आप लोगों के नज़दीक सिर्फ सीनियरिटी है या कुछ और भी है? मेरिट को आप कैसे आप उसको कैटेगराइज करते हैं? आपके नज़दीक मेरिट की डेफिनेशन है क्या? देखिए, मेरिट वही है जो आर्मी के अपनी प्रोसीजर्स हैं, जो इनके जो अपने रूल्स हैं, जो रूल्स की मतलब मैं तो आर्मी के रूल्स को और उसको कानून को इतने नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसका कानून और जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो है ना वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज जरदारी साहब ने भी कहा कि 3 स्टार जनरल सारे इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो जाहिर है यहाँ तक कोई पहुँचता है, उनमें सलाहियत भी होती है, इसीलिए वो इतने आम ओहदे तक पहुँचते हैं। तो वो कहते हैं सब इक्वल है, तो इसलिए इसको मतनाज़े ना बनाया जाए तो बेहतर है। तो हमने तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हमारी मीटिंग भी हुई, इस पर भी हमने एक क्लियर डिसीजन लिया है कि हम आर्मी चीफ के हवाले से अपना किसी को न सपोर्ट करेंगे न किसी को मुखालिफत करेंगे। जो मेरिट के ऊपर आता है बस वो हुकूमत का काम है कि उसको जो है ना वो उसको अपॉइंट करे। वज़ीर आज़म का इख्तियार है, आजकल इत्तेहादियों से मुशावरत चल रही है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, शहबाज शरीफ का इख्तियार है। मैं तो कहता हूँ कि डेफिनेटली कानून में है कि वज़ीर आज़म ही इख्तियार रखता है ना, लेकिन उसकी जो प्रोसीजर का तरीक़ाकार है और जो ज़रूरी है कि जो इसकी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए, तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म ही करता है, कोई और तो नहीं करेगा। बिल्कुल सही। क्या आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकातें भी हुई, आरिफ अलवी साहब की, आपके और लोग भी ये बात करते हैं कि ज़ाहिर राब्ते तो रहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए होते, लेकिन मुज़ाकरात की पैरेलल हमें नाकामी का एतराफ़ भी आप लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है। आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या वजूहात है कि बैकडोर मुज़ाकरात और पसे पर्दा मुलाकातों के नतीजे भी मनफी हैं, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है? आपकी ख्वाहिशात ऐसी कौन सी हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? देखिए, हम तो बहुत सिंपल, हमारी तो ख्वाहिशात ऐसी नहीं है। हम तो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क में जो है ना इनका बड़ा दावा था कि हम मुल्क को जो है ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, हम गवर्नेंस बेहतर करेंगे, हम जो इस वक्त जो महंगाई है उसको कंट्रोल करेंगे। वो उससे हुआ नहीं, मज़ीद बदतर हो गया, और मुल्क जो है ना अल्लाह ना करे मुल्क जो है ना डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये मतलब हम सब इसके मुतासिर होंगे, हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते।
हम ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है ना एक लूड़ी लंगड़ी हुकूमत है। ये जिस तरह 84 MNS के जो नुमाइंदा लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और 156 वाला जो है ना बाहर घूम फिर रहा है, तो किस किस्म की जमहूरियत है ये मुमकिन है? ये इनके पास ना अखलाकी। आपको नहीं लगता कि जैसे जितने इलेक्शंस लेट हो रहे हैं, देर हो रही है, ये हुकूमत और एक्सपोज हो रही है जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा इमरान खान को ही होगा, तो इतनी उतावले क्यों हैं फिर भी तहरीक इंसाफ वाले के इलेक्शंस हो जाएं? जैसे जाहिर है अगर आप चाहते हैं कि और एक्सपोज हो तो फिर 3-4 महीने बाद ही अगर अपने टाइम पर भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा असद कैसर साहब, जिसके लिए आप लोग लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं और फिर एक ही बात करते हैं कि आर्मी चीफ से भी हमारा एक ही मुतालबा है कि साफ शफाफ और जल्द इंतखाबात। 3-4 महीने बाद अगर अपने टाइम पर आईनी मुद्दत पर इंतखाबात होते हैं आईनी वक्त के मुताबिक, तो क्या हर्ज है इसमें? देखिए, हमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पॉलिटिकल नुकसान नहीं है, मुल्क को नुकसान है। जिस तरह यानी अगर जितने टाइम ये गुजारते हैं तो ये तो एक्सपोज होते जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग तो वैसे भी तकरीबन पारे हो गई है और अगर मजीद ये वक्त गुजारेंगे तो मुकम्मल तौर पर पारे हो जाएगी और इसकी जो है ना नामो निशान नहीं रहेगा। इनकी अपनी पॉलिटिकल जो है ना इसके अपने भी मफाद में कि जल्दी इलेक्शन हो, लेकिन हम तो समझते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, डिसीजन नहीं हो रहे हैं, चूचू का मुरब्बा है, 13 पार्टियां हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं और फिर जो है ना इनके पास इख्तियार भी बहुत तकसीम किया हुआ है। और आप लोगों को तो पता होना चाहिए, इत्तेहादी हुकूमत तो आप लोगों ने भी चलाई है, इख्तियारात आपको पता है, इत्तेहादियों को तो फिर साथ लेके चलना पड़ता है ना, इत्तेहादियों की नहीं मानेंगे वो तो निकल जाएंगे, आप लोगों से बेहतर कौन बताएगा? आधे उनके बड़ा फर्क है, हम 156 थे, हमें बहुत थोड़ी तादाद जरूरत थी और ये तो 84 का मैंने 84 और फिर जो है इसकी तकरीबन तादाद थोड़ा फर्क है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? इस वक्त इशू बना हुआ है मुल्क में जो है ना कोई चीज अपने दायराकार में काम नहीं कर रही है, मुल्क की इकोनॉमी बैठ रही है, मुल्क नहीं संभाला जा रहा, तो अवाम से आप जो है ना रिफ्रेशमेंट डेट ले लें। ये अवाम का इख्तियार है ना कि वो देख ले कि कौन क्या कर रहा है। हम तो कहते हैं, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दें, हम तो कहते हैं कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम जो डिसीजन करे उसी को हम रिस्पेक्ट देंगे। उनको इख्तियार दिया, उनको वोट दिया तो वही हुकूमत करे, हमें दिया तो हम, ताकि एक मजबूत फैसले हो सके, मजबूत हुकूमत आ सके और इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक मुस्तरद इंतजाम हो सके। 2 हफ्ते रह गए नए आर्मी चीफ की तैनाती पर, रफ्ता बड़ा स्लो और सुस्त रवि का शिकार है आप लोगों का लॉन्ग मार्च। तकरीबन 2 हफ्ते और लग ही जाएंगे। बहरहाल कल ऐलान करना है इमरान खान साहब ने पिंडी पहुंचने का। नए आर्मी चीफ से भी आप लोगों का यही मुतालिबा होगा, जल्द और साफ शफाफ इलेक्शन? हमारा हुकूमत से मुतालिबा है और हुकूमत से मुतालिबा है कि इमरान खान कहते हैं कि हमने बात ही उनसे करनी है जिनके पास इख्तियारात हैं। आप कह रहे हैं हुकूमत से मुतालबा है, वो तो हुकूमत से कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं, वो सारे मुतालबे भी एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है हम तो उन्हीं से बात करेंगे ना। बिल्कुल, ये सारे सबको हुकूमत कहते हैं ना, ये सारे जो है ना हुकूमत के ज़ुमरे में आते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी जिसके पास पावर है, जो भी है, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट से बाहर है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो है, हम सबसे कहते हैं इस मुल्क पे रहम करो और फौरी इलेक्शन करवाओ ताकि फ्रेश मैंडेट आ जाए, आवाम अपना मैंडेट दे के ऐसी हुकूमत लेके आए जो कि इस मुल्क को सही सिमत में लेके जाए। तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत के पास भी मुकम्मल इख्तियारात नहीं हैं? आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि जब तक मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिलेंगे मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। मुकम्मल इख्तियारात क्या सिर्फ फ़ौज के पास है, वहाँ से हुकूमत चलती है, आप लोगों की भी वहाँ से चलाई गई, इसका आगे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या कोई ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। अगर एक कानून भी पास करवाना होता तो हमें इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों की मिन्नतें करनी पड़ती थी कि नून लीग को लेकर आओ, पीपल्स पार्टी को लेकर आओ, तो इख्तियारात उनके पास हैं। तो क्या आप लोग कोई ऐसा कानून लेकर आएंगे, कोई तरमीम करेंगे कि सारी पार्लियामेंट, हमें तो यही पता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन जुबानी कलामी इख्तियारात अगर किसी और के पास है तो कैसे आप लोग अपने हाथ में लेंगे फिर? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कमजोर हुकूमत आती है, अलायंसेज होती है, अलायंसेज में कंप्रोमाइज़ होती हैं, आपके लिए मुश्किल होता है, थोड़ी आगे पीछे करे तो आपसे एक ग्रुप आगे जाता है। हम चाहते हैं टू थर्ड मेजॉरिटी आए पूरी मैंडेट के साथ, ताकि हम जो समझते हैं हमारा मंशूर जो है कि हमने किस तरह जो है ना रूल ऑफ लॉ
को कायम रखना है, हमने क्या किस तरह जो है ना जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं, हमने कैसे जो है ना अपने एजुकेशन सिस्टम बनाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक फुल मैंडेट हो, और अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अमेंडमेंट करनी पड़े, हमारे पास कोई यही मसला है। बाकी हमारे पास सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर हम हर सूरत में इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हम जो है ना एक अपने मंशूर के मुताबिक, जो हमारे पार्टी का मंशूर है कि इंसाफ का निज़ाम हो, एहतसाब सरेआम हो और कानून की हुक्मरानी हो और मेरिट की पॉलिसी हो, तो इसको जो है ना वो तब होगा जब हमारे पास जो 2/3 मेजॉरिटी होगी। जहां कानून में सिकम है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी लेजिस्लेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की और ये कहा जा रहा है कि आप लोग आर्मी एक्ट में तरमीम लाना चाहते हैं। ज़रा इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि किस तरह की तरमीम लाना चाहते हैं, कैसी कानून साजी आप करना चाह रहे हैं? नहीं, कोई भी कानून साजी, कोई तरमीम नहीं होने जा रही। वो जो चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब की सरबराही में जो फैसला हुआ था उसकी रोशनी में कानून साजी की गई और पीटीआई ही की वो कानून लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि एक्सटेंशन जब बाजवा साहब की प्रपोज की थी मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और एक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट अलवी साहब की तरफ से जारी हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कलादम करार दिया और कहा कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी की एक्सटेंशन की जा सकती है आर्मी चीफ की, और इसके लिए जब तक कानून ना हो तब तक नहीं हो सकता है। तो वो फिर इन्होंने दोबारा एक ऑर्डिनेंस किया, उसके ऑर्डर किया, नोटिफिकेशन किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिया, और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की जो है मोहतरम बाजवा साहब को, लेकिन अभी कह रहे हैं कुछ वर्ड्स को इन आउट कर रहे हैं, रिलीज और रिटेल वर्ड्स ऐड कर रहे हैं एक खास तैनाती के लिए। कुछ प्रोसीजर्स थोड़े से गंभीर हो रहे हैं जिनको इजी करने के लिए आप लोग तरमीम करना चाहते हैं आर्मी एक्ट में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उस तरमीम की कोई ज़रूरत है। ये लीगल एक ख्याल तस्वर ये ज़रूर आया था, क्योंकि असूली तौर पर ये तय हुआ है कि सीनियर मोस्ट जो आर्मी के जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार या 4 स्टार, उनको बनाया जाए आर्मी चीफ। तो ये एक असूली बात मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंद है कि इससे वो जो है एक तो इस पर असूली फैसला हो चुका है। जरदारी साहब को भी, आप लोगों को भी एतमाद में ले लिया, बातचीत हो गई कि इस टाइम जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट 3 स्टार जनरल हैं उनको ही आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं आप लोग। देखें, असूल हक भी उन्हीं का बनता है और असूल भी मैं समझता हूँ ये एक मंतक पर मबनी है, और सवाल सिर्फ ये है कि एक सीनियर 19 को रिटायर हो रहे हैं, दूसरे सीनियर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और बाजवा साहब 29 वो जनरल आसिम मुनीर साहब है जो 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। वो जनरल आसिम मुनीर साहब है। जी बिल्कुल। देखें, हमारी नजर में तो सभी तो जो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उन्हीं एक शख्सियत के लिए रिटेल और इस लफ्ज की जो है वो आप लोग चेंजिंग करना चाह रहे हैं। नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर देखें 27 से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है और इम्कान है कि हफ्ते के अंदर ही ये हो जाएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें तो फिर कोई ऐसी ममानियत नहीं है और ना किसी इफ्स एंड बट्स की जरूरत है। वो तो एक 3 साल के लिए 27 को अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट है, 29 को बाजवा साहब की है, तो एक आर्मी चीफ की मौजूदगी में दूसरे का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
देखिए, पहले भी 3 माह पहले हुआ था। एक जो वो होता है, डेजिग्नेटेड होता है, वो चार्ज तो उसी तारीख से लेगा जिस तारीख से वो रिटायर होंगे, लेकिन जब आप किसी को नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर जो है उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ऐसी इबाहम नहीं है। तो वैसे तो ये पहले हफ्ते में हो जाना चाहिए था नवंबर के, और इससे पहले आपको पता है 3 माह पहले हुआ था जो पिछला हुआ था। अगरचे बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला तो आखिरी खटाई तक पड़ गया था, लेकिन बाजवा साहब की जो पहली अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन थी, आपको याद होगा कि वो बहुत पहले कर दी गई थी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही तो बात है। तो फिर अगर सीनियरिटी के मामले पर ही करना है आप लोगों का भी यही ख्याल है, नून लीग का भी ख्याल है, तो फिर नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ फिर? बस वो बावजूद कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की मसरूफियात ऐसी रही, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव है। फिर डिफेंस सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर रहे, तो ये जाहिर है कि जो इदारा है वो तजवीज़ करता है, और वो फिर डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के पास आता है, और फिर वजीर आजम के पास वो जाता है। तो ये एक रूल्स ऑफ बिजनेस में जो तरीका मुतय्यन है, उसके प्रोसीजर में कुछ ताखीर का बायस बना है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपकी बातें ये बता रही है कि सीनियरिटी के लिहाज से जनरल आसिम मुनीर ही हमारे अगले नए आर्मी चीफ होंगे। देखें, कोई मुज़ायका नहीं है, अगर साहिर भी बन जाते हैं तो वो भी यकीन कीजिएगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, और मुनीर साहब तो जो है वो हाफिज़ कुरान भी हैं, और माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा ISI के वो DG भी रहे हैं, और उनका जो तजर्बा है वो इस तमाम चीज़ का अहाता रखते हुए मैं समझता हूँ वो बेहतरीन आपके जो है सरबराह होंगे अफवाज पाकिस्तान के। और मैं सच्ची बात है, मैं इसको मुतनाज़ा मैं समझता हूं कि बनाना ही नहीं चाहिए इस चीज को। हमारे इदारे की तकरीम और ताज़ीम इसी चीज की मुतकाज़ी है, दुनिया की बेहतरीन फौजों में से है। हम तो 79 से जो है एक जंग की कैफियत में है। हमने पहले जो है कुर्बानियां दी, फिर 9/11 के बाद जितना 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी, फिर आप देखें कि जो है ज़रब अज़ब में कितनी कुर्बानियां दी गई, फिर उसके बाद आज तक अब फिर एक नासूर की तरह सर उठाया है। तो हमें जो है, मैं नहीं समझता कि हमारी किसी अंदाज में भी अस्करी क़यादत इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हमारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये है कि मेरिट पर होना चाहिए। लेकिन साथ साथ वो एक चीज पर भी बड़ा जोर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि ऐसे आर्मी चीफ को लगाया जाए जो नवाज शरीफ की बात माने, और सबसे पहला हुक्म नवाज शरीफ ने यही देना कि किसी तरीके से इमरान खान को फारिग करो। मुझे ये बताएं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पहले जिनको आर्मी चीफ बनाया था 5 मरतबा इनको बनाया गया था, तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या किस अंदाज से। देखें, आर्मी चीफ जब भी कोई बना दिया जाता है तो फिर उसका वो किसी पार्टी का फरीक नहीं होता है, वो एक मुल्क का जो है अस्करी क़यादत करता है, और उसके मतमाए नज़र बिल्कुल एक मुख्तलिफ होता है। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ जो नए आएंगे उनका पहला यही होगा, मिशन यही होगा कि अफवाज पाकिस्तान की इज्जत और वकार को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये फासला जो अवाम और अस्करी क़यादत का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्करी क़यादत या अफवाज पाकिस्तान वो अवाम के ताकत पर ही आगे बढ़ती हैं, और तभी फतवात होती हैं, और तभी वो कला के बाद आपको लगता है कुछ थम जाएगी। बिल्कुल, आप देखें ये स्टॉर्म जो है सारा इंशाल्लाह थम जाएगा। और चूंकि मोहतरम इमरान खान साहब का भी ये है कि मेरिट पर हो, तो जाहिर है सीनियरिटी से बड़ा मेरिट क्या हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तय हो चुका है ये उसका अल जिहाद केस से कि जी सीनियर मोस्ट जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। इसी तरह अगर हमारे यहाँ भी ये रवायत बन जाती है, अगरचे ये लाजिम नहीं है प्राइम मिनिस्टर पर, शायद सुन लें, ये लाजिम नहीं है प्राइम मिनिस्टर पर, वो 5 नाम जो सीनियर वाले आते हैं उनमें से किसी को वो तैनात कर सकते हैं, इसलिए कि सभी एक जैसे माशाअल्लाह माहिर होते हैं हमारे। लेकिन हमने अगर ये सीनियर मोस्ट बनते हैं तो इस पर ना किसी का मुतनाज़ा होगी ना बात, ना इस पर किसी को उंगली उठाने का कोई मवाज और जवाज होगा। खोसा साहब, ये जो इमरान खान की घड़ी के पीछे पड़ गई है हुकूमत,
क्या ये दुरुस्त रवैया? ये जाहिर करता है कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कुछ मिल नहीं रहा, तो घड़ी को ही पकड़ लो। ये ठीक है इस पर सियासत? नहीं देखें, नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये कानून अब इतनी आ गई है, इसको कानून बदलना पड़ेगा। ये रियासत की मिल्कियत थी और रियासती के पास रहना चाहिए। ये जब तक उसमें है, वजीर आजम हो, सदर हो, कोई भी हो। लेकिन एक बात तो है, हमारे आइन में अभी बदले ना, अभी आप सब लोग हुकूमत में बदले, फिर बदलते नहीं है सर। अभी तो सब लोग अब भी इंजॉय कर रहे होंगे तोहफे। देखिए इमरान खान साहब को भी फिर नैब का केस फेस करना चाहिए। अगर आसिफ अली जरदारी फेस कर रहा है, अगर यूसुफ रजा गिलानी को फेस कर रहा है, अगर जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब फेस कर रहे हैं, तो फिर क्या इमरान खान कोई मुकद्दस आसमानी सही वो तो नहीं है। फिर उनके खिलाफ भी वो बनता है, क्योंकि इनके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला भी देकर उनको जो है सुबुकदोश कर दिया, अपनी कौमी असम्बली की सीट से भी सुबुकदोश कर दिया, जबकि बाकी किसी और सदर या वजीर आजम के पास ये नहीं है। मगर असूली तौर पर हाँ, मैं इस चीज के बिल्कुल हक में हूं कि ये जो है एक कानून साजी होनी चाहिए। ठीक है। और आगे ही आपने इतनी दे दी है कि इंशाल्लाह कानून साजी होगी और ये खत्म हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि अगर आप इसका कच्चा चिट्ठा शुरू से निकाले तो आपको नजर आएगा कि सभी ने माशाल्लाह, किसी ने इसमें जो है हमने तो फिर 50% कर दिया ना, 50% दें, सबने धोए, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जॉयलैंड एक कम बजट और नई कास्ट पर मबनी एक मुनफरिद मौजू पर बनाई गई एक पंजाबी फिल्म है, मगर एक दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर्स की जो लिस्ट है ये बड़ी लंबी है। 10-12 अफराद ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जिसमें पाकिस्तानी प्रोड्यूसर से लेकर अमरीकी नजाद इंडियन मलाला यूसुफजई के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने से लेकर कैथरीन बर्नेस्ट और हॉलीवुड के मशहूर अमरीकी फिल्म डायरेक्टर रामन बहरानी तक कई बड़े जो अफराद हैं इसकी प्रोडक्शन में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर इतने बड़े लेवल के क्यों हैं? तो इसका जवाब फिल्म के कंटेंट यानी स्टोरी में छुपा हुआ है कि मुल्क के सूबाई और वफाकी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पहले बैन किया, इस पर इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, फिर उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही, अभी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी कि उससे पहले ही फिल्म को सिनेमा घरों में चलने की इजाज़त भी मिल गई। सोशल मीडिया पर बैन जॉयलैंड गुज़श्ता कई रोज़ से ट्रेंडिंग में है। इस फिल्म की कहानी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदरून शहर के गिर्द घूमती है, जहाँ एक सख्त तबीयत का बाप है जो एक पोते का ख्वाहिशमंद है, जबकि बेटे को बीवी में दिलचस्पी कम और एक साथी डांसर जो कि ख्वाजा सरा है उसमें दिलचस्पी ज़्यादा है। लड़के की ख्वाजा सरा में दोस्ती को स्टोरी का एक मरकज़ी जो पॉइंट है वो बनाया गया है, जिसके गिर्द फिल्म घूमती है। पाकिस्तान में आज से इस फिल्म को पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में चलने की इजाज़त मिल गई है, जिस पर कुछ हलकों का ये मानना है कि इस फिल्म से पाकिस्तान में वेस्टर्न जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम जिन्स परस्ती को आम करने के इल्ज़ामात तक भी लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का मानना यह भी है कि फिल्म के पीछे सिर्फ ताकतवर और नामवर मगरबी प्रोड्यूसर्स ही नहीं बल्कि LGBTQ को सपोर्ट करने वाली ताकतें हैं, और ये फिल्म पाकिस्तान में किसी तौर पर सकाफत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इसे नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा लिबरल तबका ये भी जो वो भी फिल्म की नुमाइश के लिए ख़ास से मजबूत दलाइल रखता है। उनका मानना है कि ख्वाजा सरा की ज़िंदगी पर बनने वाली ये फिल्म हमारी सकाफत का ऐन हिस्सा है, और इस पर एतराज़ात उठाने वाला वो कंजर्वेटिव और मजहबी तबका है जिनको जिन्स के किसी भी मामले पर एतराज़ रहता है, और अगर उनके हर एतराज़ को अहमियत दी गई तो मुल्क में हर फैसला दकियानूसी उलझनों में फंस कर रह जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई पहला इशू नहीं है जिस पर मजहबी और लिबरल तबका आमने सामने है, बल्कि चंद महीने पहले भी हमने देखा, हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, ट्रांसजेंडर बिल को लेकर मुआशरा एक डिवाइडेड जो था उसका एक शिकार था, डिवाइड हो चुका था। अपने अपने एतराज़ात और दलाइल पेश किए जा रहे थे, लेकिन अब मतनाज़े ईद के चांद की तरह जॉयलैंड फिल्म पाकिस्तान भर में चल रही है।
लेकिन सूबा पंजाब में से इजाज़त नहीं दी गई है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमाते इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। इन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं इस हवाले से। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच साहिबा भी मुझे ज्वाइन करी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मुश्ताक अहमद साहब से बात कर लेते हैं। मुश्ताक साहब, जो लिबरल तबका है जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि अगर आप लोगों की हर बात हम मान लेंगे तो हर चीज़ को आप लोग जो है ना वो हमेशा जो है ना वो उसको उलझन का शिकार बना देंगे, कंट्रोवर्शियल बना देंगे। तो अगर ट्रांसजेंडर पर एक फिल्म बन गई है तो ये हमारे कल्चर में है, ट्रांसजेंडर इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर इस पर फिल्म बन भी गई है तो इस पर एतराज़ात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस जॉय लैंड फिल्म की जो थीम है, जो स्टोरी है, उसके ऊपर बात की कि एक शख्स जो इसका हीरो है, जिसका नाम हैदर है, वो अपनी बीवी में दिलचस्पी कम लेता है और एक ख्वाजा सिरा में दिलचस्पी ज़्यादा लेता है। यहाँ आपने थोड़ी सी गलती की है। ये ख्वाजा सिरा नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। देखिए, इन इस्तिलाहात को समझिए और इन इस्तिलाहात के जो मतलब है उसका इल्म हासिल कीजिए। एक है खुनसा, जिसको कहते हैं इंटरसेक्स। ये खुनसा और इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। ये हमारे माशरे में है, ये मार्जिनलाइज तबका है, ये मजलूम महरूम तबका है, इनके हुकूक की बात होनी चाहिए। ये तो हो गया ना बाय बर्थ। दूसरा है यूनिक। हाँ, दूसरा है यूनिक। अंग्रेजी में उसको यूनिक कहते हैं। कैस्ट्रेटेड मैन होता है, उसको ख्वाजा सिरा कहते हैं उर्दू में। उर्दू में उसको ख्वाजा सिरा कहते हैं। ये भी हमारे माशरे में है और मुगल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तीसरा है ट्रांसजेंडर। ये जो आपने कहा कि ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये कतन हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, ये वेस्टर्न सोसाइटी का हिस्सा है। ट्रांसजेंडर का आपको हमारी सोसाइटी में माजी करीब में, माजी बईद में कोई पता नहीं लगेगा, कोई तफसील मालूम नहीं होगी। इवन ट्रांसजेंडर लफ्ज की अभी तक तर्जुमा हमारे जबान में नहीं हुआ है। ख्वाजा सिरा है यूनिक का तर्जुमा, इंटरसेक्स का तर्जुमा खुनसा है, ट्रांसजेंडर का कोई तर्जुमा नहीं है। ट्रांसजेंडर का मतलब है वो मर्द या औरत जो बायोलॉजिकल साख्त मुकम्मल रखता है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, लेकिन अपनी सिन्फ से जो उसको उनकी पैदाइशी जिन्स की वजह से अलर्ट किया गया है उससे मुतमईन नहीं है और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या जेंडर डिस्पूरिया का शिकार है, और है तो मर्द या औरत लेकिन अपने आप को दूसरे मुखालिफ कैटेगरी में शुमार करता है। यह है ट्रांसजेंडर। ये बीमार हैं नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जेंडर डिस्पूरिया का शिकार है। खुद मगरिबी दुनिया ने चंद साल तक इसको बीमारी की फहरिस्त में रखा था, लेकिन जिस तरह वो बेखुदा तहजीब है और जिस तरह वो वही से आसमानी हिदायत से मुस्तगनी है और अपने नफ्स और अकल को उन्होंने अपना खुदा बना लिया है, इसलिए अभी चंद साल हुए हैं कि उन्होंने उसको इस बीमारी को बीमारियों की फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ट्रांसजेंडर हमारे माशरे में कबूल ही नहीं है। और ये जो आप कहते हैं कि लिबरल लोग कहते हैं कि हर बात हमारी बात ना माने, आपने अपने दस्तूर के अंदर लिखा है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगी। आप कुरान और सुन्नत की बात माने, आप इस्लाम की बात माने, आप अपने इस दस्तूर की बात माने। ये जो ट्रांसजेंडर, यानी आप देखें हैदर का जो लव अफेयर है वो सेम सेक्स के साथ है, एक मर्द के साथ है जो ट्रांस वुमेन बन गई है, यानी बायोलॉजिकली है मर्द लेकिन अपने आप को औरतों की सिंथ में शुमार करती है। तो ये सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स लव अफेयर या LGBTQ का एजेंडा है जो इस फिल्म के जरिए से यहां प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए ये एक सकाफती दहशतगर्दी है। हिना साहिबा से पूछ लेते हैं। जी हिना, आपने बात सुनी मुश्ताक साहब की, तो कहते हैं ट्रांसजेंडर जो है ये ना हमारे माशरे का हिस्सा है, ये नफ्सियाती बीमारी है, ये इस फिल्म का बनना, ये मगरिब के कल्चर को प्रमोट करना है, हमारी सोसाइटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरी बात ये कि मुझे आपको ये बताना है कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, मुझे पता नहीं था कि ये शो पर आ रहे हैं। तो असल में जब से इन्होंने नफरत अंगेज़ी फैलाना शुरू की है, हमारे 3 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा चुका है और कातिलों ने कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो इनके हाथों पे तो ख्वाजा सराओं का खून लगा हुआ है, इनके हाथ हमारे खून में लगे। ख्वाजा सरा को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख्वाजा
सरा की बात अलग कर रहे हैं, वो कहते हैं ट्रांसजेंडर इसका हिस्सा नहीं है। ये आपको हम बताएंगे ना, ये आपको हम बताएंगे। मैं जिस ख्वाजा सरा घराने में चेला हूँ उसकी तारीख 4000 साल पुरानी है, सही है ना। तो ये ख्वाजा सराओं के गुरु बताएंगे आपको, ये आपको हम बताएंगे कि हम कौन है, आप लोग नहीं बताएंगे। दूसरी बात ये कि अगर सेनेटर मुश्ताक साहब को इतना इंटरेस्ट है कि कौन जो है वो, या बाकी लोगों को कि कौन ख्वाजा सरा है, कौन असली है, कौन नकली है, और अगर हम किसी तरह के टेस्ट या प्रोसीजर से गुजरना चाहते हैं, यानी इतना इंटरेस्ट है, तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा है लाइक 14 से ये जो यूनो फॉर ट्रांसजेंडर, ये जो सारी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, हम तो वो करते ही नहीं है इस्तेमाल। हम तो अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं। ख्वाजा सरा का लफ्ज़ हमारा अपना इंडिजिनस लफ्ज़ है। दूसरी बात ये कि 1400 साल पहले ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स थे जिससे इस बात का तयन किया जा सकता था कि कौन इंटरसेक्स है और कौन ट्रांसजेंडर है, कौन नहीं है। तो ये चीज़ें तो आज की मेडिकल साइंस का काम है। दूसरी बात ये जेंडर डिस्फोरिया जो है कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस और पूरी दुनिया इसको बीमारी तस्लीम नहीं करती। तीसरी बात यह कि सेल्फ परसीव राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी इंसानों का बुनियादी हक है, और जेंडर जो है वो आपकी शलवार के अंदर और टांगों के बीच में नहीं होता, सही है। ये इसका तयन आपके जेनिटल्स नहीं करते। और ये जो बात कर रहे हैं ना ख्वाजा सरा औरत की, तो हमारे माशरे की एक हकीकत उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। उस आप लोगों को भी पता है ये बात कि, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर तरह का खुदा माफ़ करे काम होता है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जैसे कि ये तो ख्वाजा सराओं के ऊपर एक नज़ला गिरा हुआ है। इस मूवी के अंदर जिन लोगों ने काम किया उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि उनके जो मजहबी रुझानात रखने वाले दोस्त हैं उन्होंने मूवियाँ देखी और कहा कि तुम लोगों की मूवी गलत टाइम पर रिलीज़ हुई है। गलत टाइम जो है वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का जो राइट का जो एक्ट है वो इस वक्त जो है वो अंडर रिव्यू है सेनेट के। तो असल में हमें ये लगता है कि इसको एक सियासी मसला बनाया गया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ये लगता है इलेक्शन आने से पहले एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को चलती बस के आगे फेंका जा रहा है ताकि अपने बढ़ते हुए सियासी करियर में जिनके पास सिर्फ एक सीट है वो जान जो है ना फूंक सकें और हमारी लाशों पे जो है सियासत करे के इलेक्शन लड़ सकें। इनको बताएं कि ये इंटरसेक्स जिनको कहते हैं, ये जिन्हें इंटरसेक्स भी कहते हैं, उन्हें तो हम आप लोगों के शर से नहीं। तो मुझे एक बात का जवाब दे देना, आप कह रहे हैं कि इसका गलत टाइम है जी और इसको इजाज़त इसलिए मिली कि मौजूदा जो हमारे सियासी लोग हैं वो इलेक्शंस में आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों के वोट लेने के लिए, इसीलिए आप लोगों को इजाज़त दी गई है। जी नहीं, नफरत का देखें, जालिब ने कहा था ना कि ख़तरे में इस्लाम नहीं, सही है ना। ख्वाजा सराओं को वहाँ नौकरियाँ मिलती नहीं हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में वही सल्तनत उस्मानिया जिसके लिए यहाँ से खिलाफत मूवमेंट उठी थी, हम मुग़लों के दरबारों में भी रहे हैं, हम जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबारों में भी रहे हैं। ट्रांसफोबिया, हिजड़ा फोबिया गोरे का लाया हुआ है वेस्टर्न, हम वेस्टर्न नहीं हैं। हमारी तारीख 4000 साल पुरानी है, हिजड़ा कल्चर 4000 साल पुराना है। और कौन असली है, कौन नकली है, कौन ख्वाजा सरा है, कौन नहीं है, ये हम बताएंगे, सेनेटर मुश्ताक नहीं बताएंगे। जी मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मैंने आपकी बात कर ली, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ थे, हिना बलोच ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, वो मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।